आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। हमारे चैनल साइंस फैसिलिटी पे लैब असिस्टेंट की कंप्लीट सिलेबस सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। पहली परमाणु संरचना, फिर उसके बाद में हमने रासायनिक साम्य पढ़ा, फिर उसके अगले क्रम में हमने आयनिक साम्य पढ़ा। आयनिक साम्य भी हमारी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने अम्ल क्षार की अवधारणा पढ़ी, फिर उसके बाद में पीएच मान पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे, फिर ओस्टवार्ड तनुता का नियम देखा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का वियोजन देखा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। फिर हमने समायन प्रभाव देखा, फिर विलेयता गुणनफल देखा, किस प्रकार संयोजी लवणों का अपघटन होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। उसके बाद हमने रेडिकल मूलक पढ़ा, मूलक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखा। फिर हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार का वर्गीकरण देखा। उसके बाद में इनसे कैसे लवण बनते हैं, उनके 4 कॉम्बिनेशन देखे। फिर लवण का जल अपघटन देखा, उनके पीएच के बारे में अध्ययन किया, विद्युत अपघट्य के बारे में हमने पढ़ा। फिर बफर विलयन देखा, बफर विलयन में हमने साधारण बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन देखा। मिश्रित बफर विलयन में अम्लीय मिश्रित बफर विलयन देखा, क्षारकीय मिश्रित बफर विलयन देखा। फिर बफर विलयन की पीएच की बात की, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखा। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, मोलरता व नॉर्मलता। देखिए, इससे पहले आप एक चीज़ को समझिए कि विलयन क्या होता है। विलयन विलय प्लस विलायक दोनों को मिलाने के बाद विलयन बनता है। विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी। देखिए, पहला मोलरता या मोलरिटी। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। विलय के मोल को n से लिखा और विलयन का आयतन v से लिख दिया, और ये लीटर में ले रहे हैं इसलिए स्मॉल l लिख दिया कोष्टक में। अब मोल क्या होता है हमारे पास, ग्राम में बार बटा अणु बार, ये मोल हो गया। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता m बराबर Wg अपॉन mw इंटू VL। अब इसको यहाँ आयतन अपने पास लीटर में है, ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग लग जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा फिर गुणा में। देखिए, जहाँ Wg क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, mw क्या है, विलय का अणु बार, VL क्या है, विलयन का आयतन ml में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु बार, ये देखिए कैसे निकालेंगे। सोडियम का अणु बार कितना हो गया, अणु बार मतलब मास, सोडियम का मास कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोक्साइड का अणु बार हो गया 40। फॉर्मूले में Wg की जगह पे 40 लिख दिया, और कितने ग्राम में मिला रहे हैं हम, सॉरी mw की जगह पे 40 लिख दिया इसका अणु बार, और मात्रा कितनी दे रखी है Wg 40, और आयतन कितना दे रखा है 200 ml, और ml में कन्वर्ट किया तो ऊपर 1000 आ गया। इसको हल किया, मोलरता आ गई 5। अब हम यहाँ से नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। नॉर्मलता क्या हो गया, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू कैपिटल M, और ये स्मॉल n क्या है, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। कैसे निकालेंगे, जैसे कोई अम्ल है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, किस चीज़ पे निर्भर करेगा ये, कि वो कितना H+ दे रहा है। और कोई क्षार है और वो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, वो इस चीज़ पे निर्भर करेगा वो कितना OH नेगेटिव दे रहा है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 OH नेगेटिव देगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, तो इसमें लिख देंगे इनकी जगह पे 1, तो ये नॉर्मलता भी कितनी आ जाएगी 5। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 ml विलयन में घोला जाए कि विलयन की मोलरता 0.2 m हो जाए। यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विलय की मात्रा पूछ रही है। तो
फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें हमसे Wg पूछ रहा है विलय की मात्रा की कितनी मात्रा मिलाए ताकि इसकी मोलरता इतनी हो जाए। अब कैल्शियम कार्बोनेट का अणु बाहर निकालेंगे। कैल्शियम का मास कितना हो गया 40, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे। Wg की वैल्यू 100 आई। कितना आयतन दे रखा था हमें 200, और मोलरता कितनी दे रखी थी इसमें 0.2 m। आयतन ml में है ही तो 1000। अब इस पॉइंट का हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 गुणा होगा तो 4। अब अगला क्वेश्चन है कि 6.022 इंटू 10 की पावर -22 ग्लूकोज के अणु 200 ml विलियन में उपस्थित है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता हमने बताई कि विलय के मोल बटा विलियन का आयतन। और मोल कैसे निकालेंगे, अणुओं की संख्या अपन अवोगाद्रो संख्या। ये मोल निकालने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जब अणुओं की संख्या दी हुई हो तब। तो यहाँ से अपन अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये सब कट जाएगा, नीचे बचेगा कितना 10। 1/10 को कैसे लिख देंगे 0.1, यहाँ लिखा 0.1 विलियन के मोल आए। आयतन 200 ml दे रखा था, इसको पॉइंट को हटाया, नीचे 10 आ गया, और इसको ml में कन्वर्ट किया तो ऊपर 1000 से गुणा कर दिया। इसको हल करेंगे तो 0.5 m आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मलता, नॉर्मलिटी कैपिटल N से लिखते हैं। क्या होता है नॉर्मलिटी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भार QE, और मोलरता में क्या था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या थी। यही दोनों में फ़र्क है। मोलरता मोलों की संख्या की बात करता है, जबकि नॉर्मलता तुल्यांकी भार की बात करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि N बराबर विलय के तुल्यांकी भार बटा विलियन का आयतन लीटर में, और जब यही इसमें विलियन का आयतन ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा xg बटा E इंटू आयतन ml में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए E क्या है यहाँ, E है विलय का तुल्यांकी भार। कैसे निकालते हैं, परमाणु का भार या परमाणु का अणु भार बटा वैलेंसी फैक्टर संयोजकता कारक, जिसको VF से लिखते हैं। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एसिड अम्ल का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आप कि वो अम्ल कितने H+ दे रहा है, तो वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। जैसे HCl की बात करूँ मैं, HCl एक H+ दे सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। और HCl के लिए हम तुल्यांकी भार निकालें तो HCl का अणु भार कितना हो गया 36.5, वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, तो ये आ जाएगा से। ऐसे ही हम बेस की बात करें तो त्यागे गए OH नेगेटिव की संख्या, जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 2 H2 त्याग सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये 1 OH नेगेटिव त्याग सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। और जब तुल्यांकी भार की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर का भाग लगा देंगे परमाणु भार में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए m/1 हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए m/1 हो गया। ऐसे ही यदि आयन हो, तीसरे में आयन के लिए कैसे निकालेंगे, आयन पर कितना आवेश है या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कार्बोनेट आयन की बात करूँ तो इस पर -2 चार्ज है, तो m/2 आ जाएगा। ऐसे ही PO4 -3 की बात करें तो m परमाणु भार हो गया और 3 का भाग लगा देंगे, बैलेंस फैक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पे आवेश या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। ऐसे एटम की बात करें तो एटम की संयोजकता लेंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम लिया, इसकी संयोजकता 1 हो गई, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा m/1। ऑक्सीजन की बात करूँ तो m/2 हो जाएगा। कोई मॉलिक्यूल या अणु की मैं बात करूँ तो कुल संयोजकता कितनी है, जैसे O2 की बात करूँ, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब ऑक्सीजन 2 है
तो 2 × 2 4 हो गया, तो m/4 आ गया। ऐसे ही मैं 6 की बात करूँ, 6 बिंदु की साल्ट के लिए, तो साल्ट के लिए क्या देखेंगे, द आयन प्रवेश देखेंगे। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ो, Ca+2 CO3-2 में टूट गया ये, तो द आयन पे कितना चार्ज है, Ca+2 है, तो इसका तुल्यांक बाहर निकाल लेंगे तो m/2 आ जाएगा। अब अपना एक एग्जाम्पल है कि 3 अम्ल दे रखे हैं और इनमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, अम्लीयता का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम तीनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाया H3PO4 की, तो P बीच में लिखा और 3 OH इसके जोड़ दिए, एक O ऊपर आ गया। ऐसे ही H3PO3 की बनाया, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे ही इसकी बनाया। अब देखो ये H3PO2 ये एक H+ देगा, सॉरी एक OH नेगेटिव देगा, ये बीच वाला 2 देगा और लास्ट वाला 3 OH नेगेटिव देगा, अर्थात इनका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3। अब देखो तुल्यांकी भार की मैं बात करूँ, तुल्यांकी भार किसका ज़्यादा होगा, जिसका वैलेंसी फैक्टर सबसे कम होगा। तो क्योंकि कम संख्या का भाग लगेगा तो वैल्यू बड़ी आएगी और जो बड़ी होगी वो उसी का मान ज़्यादा होगा, तो इसका क्रम ये हो जाएगा फिर। और जिसके लिए तुल्यांकी भार का मान ज़्यादा होगा वो उसकी अम्लीयता भी ज़्यादा होगी फिर, तो ऐसे ये क्रम हो जाएगा। अब देखिए नोट में, ये बोरिक एसिड का बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज़ इसको अच्छे से देखना एक बार। ये बोरिक एसिड BOH3 या इसको लिख सकते हैं हम H3BO3। अब ये OH3 इसका मतलब ये 3 OH नेगेटिव दे रहा है, तो m/3 हो गया, लेकिन ऐसा लिखना गलत है। क्यों गलत है, आइए हम रिएक्शन में देखते हैं। बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर हमने लिखी, B लिख दिया और 3 OH लिख दिए। जल से रिएक्शन करवाई तो जल का ये OH नेगेटिव बोरोन के साथ जाके जुड़ जाएगा और एक संकुल बन जाएगा BOH4 और पूरा चार्ज इस पे आ जाएगा नेगेटिव और H+ बाहर आ जाएगा। ये H+ आ कहाँ से रहा है, जल से। तो हम कह सकते हैं कि बोरिक एसिड H+ नहीं देता, परंतु यह एक OH नेगेटिव लेता है। देख लो यहाँ से एक OH नेगेटिव ले ही रहा है, एक OH नेगेटिव ले रहा है, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, m/1, ना कि m/3। इस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये एक OH नेगेटिव ले रहा है, ना कि 3 OH नेगेटिव दे रहा है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार m/1 आ जाएगा। अब देखें नॉर्मलता व मोलरता में संबंध या N व M में संबंध। N हमने पढ़ा कि x/A × V, जब ml में ले रहे हैं तो 1000 से ऊपर गुणा कर दिया। तुल्यांकी भार बराबर क्या बढ़ा कि परमाणु का अणु भार बटा संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर लिख दिया। ये N ऊपर गया, तो अब ये देखिए ये जो राउंड में दे रखा है ये मोलरता में हमने यही पढ़ा था, तो इसकी जगह पे कैपिटल M लिख दिया। तो क्या संबंध आ गया कि नॉर्मलता बराबर होगी मोलरता के, कब, जब मोलरता को संयोजकता फैक्टर से गुणा कर देंगे तब, यानी N बराबर स्मॉल n × कैपिटल M, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और मोलरता का हमने फॉर्मूला भी यही पढ़ा था। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, यदि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml में उपस्थित है या मिलाया जाता है तो विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। वही पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना ग्राम है, 20 ग्राम, हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 40, मात्रा कितने ग्राम विलयन में है, 250 में, ml में है इसलिए इसको 1000 से गुणा कर देंगे, इसको हल करेंगे, आ गया 2। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, और इस संबंध से हम स्मॉल n की वैल्यू 1 हो गई तो नॉर्मलता और मोलरता इक्वल हो गई, तो n बराबर भी 2 आ जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सूचक व अनुमापन, और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है ये। देखिए सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रंगीन
वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन करा विक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के हो गए, अम्लीय सूचक और क्षारकीय सूचक। अम्लीय सूचक में मुख्यतः क्या है, फिनोप्थेलिन, जिसको लिखते हैं HPH से। क्षारकीय सूचक में मेनली कौन सा है, मेथिल ऑरेंज, जिसको लिखते हैं MEOH से। देखिए नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है। अम्लीय सूचक या क्षार के सूचक अपने से विपरीत माध्यम में रंग परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं बात करूं, से फिनोप्थेलिन लिया HPH, ये अनायनित है, रंगहीन है, तो ये आयन में टूटेगा तब क्या बन जाएगा, H+ और pH नेगेटिव। ये pH नेगेटिव पिंक गुलाबी होगा। ऐसे ही दूसरा बात करें, मेथिल ऑरेंज, ये पीला रंग का है, जबकि फिनोप्थेलिन रंगहीन था, इसका कोई रंग नहीं था, और मेथिल ऑरेंज पीला रंग का है। ये टूटेगा किसमें, Me+ और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव नारंगी लाल होगा। अब देखिए सूचकों के लिए ओस्टवार्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सूचक क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड बेस हैं। फिर क्या बोल रखा है कि प्रत्येक सूचक का अनायनित भाग हल्का रंगीन तथा आयनित भाग गहरा रंगीन होता है। और अगली लाइन क्या है, प्रत्येक सूचक अपने से विपरीत माध्यम में काम करता है। अब कुछ सूचकों की लिस्ट है जो कई बार यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेन तो याद रखना ही रखना। जैसे इसमें कॉलम बना रखे, एक साइड सूचक हो गया, विलायक हो गया, अम्लीय विलयन में रंग कैसा देगा, क्षारकीय विलयन में रंग कैसा देगा, कितनी pH होगी उसकी। तो इसमें हम मेनली 3-4 की बात करेंगे, बाकी आप एक बार एग्ज़ाम से पहले सबको रीड ज़रूर कर लेना। जैसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ मैं, मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज को विलायक जब जल लेंगे तो ये अम्लीय विलयन में रंग कैसा देगा, नारंगी लाल, क्षारकीय विलयन में पीला रंग देगा, और pH कैसी होगी इसकी 3.1 से 4.5 तक। ऐसे ही मेथिल रेड की बात करें और मेथिल रेड को विलायक में घोले तो ये अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा, लाल, क्षारकीय विलयन में पीला देगा, और इसकी pH 4.2 से 6.3 हो जाएगी। अब हम अगला बात करें फिनोल रेड की। जब विलायक जल ले और तो अम्लीय विलयन में पीला रंग देगा, क्षारकीय में लाल रंग देगा, और इसकी pH कितनी हो जाएगी, 6.8 से 8.4 तक। फिर एक और देखना इसको, फिनोप्थेलिन, जब इसमें विलायक एथेनॉल ले तो ये अम्लीय विलयन में रंग कोई देगा ही नहीं, रंगहीन रहेगा, जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देगा, और इसकी pH हो जाएगी 8.3 से 10 तक। अब ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पिछले साल, और प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, समझने का प्रयास करना अच्छे से। अनुमापन का प्रकार दे दिया, अनुमापन की pH दे दी, और कौन सा अपन सूचक काम में लेंगे वो सूचक, उपयुक्त सूचक। जैसे मैं पहले कॉम्बिनेशन की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन की, तो इसकी pH कितनी होगी, 3 से 11। 3 से 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों काउंट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी, तो ये बीच का आ जाएगा 3 से 11 pH स्केल के बीच में, क्योंकि दोनों आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस भी आ रहा है। और इसमें सूचक कौन से होंगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये तो मैन होंगे, बाकी और सभी भी होंगे सारे। दूसरा कॉम्बिनेशन बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pH किधर शिफ्ट होगी, 7 से नीचे की तरफ, तो 3 से 7 हो जाएगी। और उपयुक्त सूचक क्या हो जाएगा इसमें, मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल रेड हो गया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये नीचे टिक करके रखा है, तो इसकी pH किधर शिफ्ट होगी, 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक, 7 से 11 तक। और इसके लिए बेस्ट सूचक कौन सा रहेगा, फिनोप्थेलिन HPH। अब चौथा कॉम्बिनेशन की बात करें, वीक एसिड वीक बेस। सामान्यतः इनसे रिएक्शन होती नहीं है, तो फिर भी हम देखें तो मोटा मोटा बताएं तो 6.5 से 7.5 तक इसकी pH रहेगी। और इसके लिए बेस्ट सूचक कौन से हो जाएंगे, फिनोल रेड
या ब्रोमोथाइमोल ब्लू। अब देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया था एग्जाम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ अनुमापन दे दिया, दूसरी तरफ सूचक दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया परबल अम्ल व परबल क्षार। हम जानते हैं इस कॉम्बिनेशन में तो सारे ही होते हैं, चाहे मेथिल ऑरेंज हो चाहे फिनोप्थेलिन हो, ये पढ़ाई था हमने पहला कॉम्बिनेशन में। दूसरा क्या दे रखा है, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार। जब प्रबल क्षार आ रहा है तो उसमें फिनोप्थेलिन हमने पढ़ाई था ये इधर तीसरे वाला कॉम्बिनेशन में। फिर ऑप्शन सी देखिए प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, मेथिल ऑरेंज, ये भी सही है, हमने पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड। फिर चौथा ऑप्शन देखिए डी वाला, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, इसमें क्या दे रखा है, मेथिल रेड। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेथिल रेड किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। अब देखिए नोट में कि वाष्प घनत्व क्या होता है, तो अणु भार का आधा होता है वाष्प घनत्व। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखना। अब है अगला टॉपिक अम्ल क्षार अनुमापन। ये वही प्रैक्टिकल है जो हमने 11th-12th में किया था, अम्ल क्षार का अनुमापन या टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट में हम कोई बेस ले लेंगे, जैसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया। फिर एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं जिसमें सूचक डालते हैं, और इस कोनिकल फ्लास्क में एक अम्ल ले लिया जैसे HCl, और कितना अम्ल लिया है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम हमें पता होता है कितना ml लिया है, और इसकी कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी होती है। और ब्यूरेट में हमने कितना क्षार लिया है उसका हमें वॉल्यूम पता होता है कि इतना ml तक हमने क्षार लिया है, और जो क्षार लिया है उसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता होती है कि इतनी कंसंट्रेशन है उसकी। अब देखिए इसके लिए कुछ शर्त है कि अनुमापन सदैव दो विपरीत विलयनों के मध्य संभव है, यानी एक अम्ल ले रहे हैं तो दूसरा क्षार लेंगे, यानी विपरीत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समान विलयनों में हम अनुमापन करा दें, वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है, अनुमापन में अंतिम बिंदु पर सदैव अम्ल व क्षार के तुल्यांक समान होंगे। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, सूचक डालने के बाद में वो रंग देने लगेगा, तो वो अनुमापन का अंतिम बिंदु होगा और वहाँ अम्ल व क्षार के तुल्यांक इक्वल होंगे। तीसरा दे रखा है अंतिम बिंदु की वास्तविक, यह अंतिम बिंदु की वास्तविक पहचान होती है जब उनके तुल्यांक की भार समान हो जाए, और वही अंतिम बिंदु की वास्तविक रियल पहचान है। फिर अगला क्या दे रखा है, चौथा पॉइंट, अंतिम बिंदु पर विलयन की प्रकृति अनुमापन के प्रकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। पांचवा क्या दे रखा है, अनुमापन का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सूचक की कार्यकारी परास अनुमापन की परास में आती हो। ये भी सही है, उसका रेंज भी ध्यान में रखना होता है। देखिए फिर अंतिम बिंदु पे बात करते हैं। अंतिम बिंदु पे अम्ल और क्षार इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ आयतन कैसे लिखेंगे, अम्ल का N1V1, क्षार का N2V2, और अम्ल का हम निकाल रहे हैं N1, तो V1 का भाग लगा देंगे, तो ये ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा। ये 11th-12th में हमने अच्छे से पढ़ाई है। आज के वीडियो में इतना ही। ये यूनिट हमारी पूरी हो गई है। इसमें हमने सारे सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स अच्छे से पढ़े। अब इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले साल एग्ज़ामों में आए हैं, पिछले 2-3 सालों में। 2-3 सालों का मतलब अभी तक 2-3 बार एग्ज़ामों में आए हुए हैं। जैसे 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। इस यूनिट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको मैं अच्छे से आसानी से समझा दूँगा अगले एक सेपरेट वीडियो में। और ये जो PYQ का वीडियो आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, प्लीज़ उसको अच्छे से देखना। अब आगे मैं इसको वीडियो बना के डाल दूँगा यूट्यूब पे। और अभी तक जो पढ़ाया है इस यूनिट में
कुछ भी डाउट हो कहीं भी तो यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वो भी ऑफिशियल साइट पे जो दिए हुए है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस चैनल पे इधर उधर की कुछ बातें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई ही होगी, और वो भी सीरियस स्टूडेंट के लिए। ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आके इधर उधर की बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आप बाहर कोचिंगों में लोगे 20-30-25 हज़ार या इतनी फ़ीस दे के भी आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि हमारी साइंस फैसिलिटी फैमिली बढ़े और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं जिनके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छा आउटपुट दे रहे हैं मुझे। तो थैंक यू।